एक व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा बैठा मोबाइल फोन चला रहा था और तभी अचानक से उसके सामने एक ऐसा वीडियो आता है जिसे देखने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वह फौरन से अपनी गाड़ी उठाता है और उठाने के बाद अपनी पत्नी के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी का उससे 4 साल पहले तलाक हो गया था और उसकी पत्नी की एक 4 साल 4 महीने की बच्ची भी है। वह गाड़ी में बैठा बैठा बहुत कुछ सोच रहा था और गाड़ी को अपनी पत्नी के मायके की तरफ दौड़ा रहा था। कौन था वह व्यक्ति और किस वजह से वह अपनी पत्नी को 4 साल बाद लेने के लिए उसके पास जा रहा है? क्या कारण था जो उसकी पत्नी की 4 साल 4 महीने की बेटी थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिमाचल के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है ऋतु। ऋतु जिसके माता पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं और ऋतु थोड़ी सी हेल्थी भी है, यानी कि ऋतु का जो वेट है वो और लड़कियों से ज़्यादा है। वैसे वो हष्टपुष्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो ऋतु के पिता होते हैं वह उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक नीरज नाम का लड़का मिल भी जाता है। नीरज जिसके पिता के कई सारे होटल हैं और उन होटलों को नीरज ही देखा करता है। अच्छा खासा व्यवहार था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी वजह से जो पिता होते हैं वह नीरज के माता पिता से अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराने के लिए बात करने लगते हैं और इसके बाद दोनों परिवार इन बच्चों की शादी कराने के लिए सहमत हो जाते हैं। परिवार सहमत हो गए थे और उसके बाद ये शादी की एक निश्चित तारीख धर दी जाती है जिस दिन नीरज और ऋतु की शादी होने वाली थी। ऋतु एक कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी और धीरे धीरे उसका शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। अब जैसे ही शादी होती है तो शादी होने के बाद जो ऋतु होती है वो शादी करके यहाँ से सीधा नीरज के घर चली जाती है। ऋतु को घर में आए हुए लगभग 2 घंटे ही बीतते हैं और 2 घंटे बाद अचानक से ऋतु को जो पति नीरज होता है उसके पास एक फोन आता है और उस फोन कॉल सुनने के बाद जो नीरज है वो फौरन से अपने एक होटल पर पहुंच जाता है। दरअसल उसे बताया गया था कि यहाँ पर कुछ पर्यटक आए हैं और उन्होंने होटल वालों के साथ झगड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर नीरज अपने होटल की प्रतिष्ठा को बताने के लिए सीधा वहां पर जाता है ताकि लोगों के बीच में उसका होटल बदनाम ना हो सके और इसी वजह से वह फौरन से घर से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही नीरज वहां पर जाता है तो उसी दौरान जो ऋतु होती है उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होता है और इसके बाद जो नीरज के माता पिता होते हैं उसे पास ही के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहां पर उसका चेकअप करवाया जाता है। अब चेकअप के दौरान डॉक्टर साहब जैसे ऋतु का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऋतु गर्भवती है और 4 महीने का बच्चा उसकी पेट में है। इसके बाद वो लोग इस खुशखबरी को ऋतु के सास ससुर को देते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ऋतु के सास ससुर इस बात को सुनते हैं तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी ऋतु और नीरज की शादी को केवल 2 घंटे हुए हैं और उसके बाद जो ऋतु है वह 4 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। इस बात को सुनकर जो नीरज के पिता होते हैं वह फौरन से ऋतु के पिता के पास फोन मिलाते हैं और ऋतु के पिता को फौरन से इसी हॉस्पिटल पर बुला लेते हैं। ऋतु का पिता भी बात को सुनकर यहाँ पर आता है और वह अपनी बेटी की तरफ बड़ी घृणा बड़ी दृष्टि से देखने लगता है और सोचता है कि इसने तो मेरी इज्जत पूरी तरह से दांव पर लगा दी। इधर ऋतु को भी ये बात पता चलती है, लेकिन फिलहाल ऋतु कुछ भी नहीं कहती है। पिता उसे बार बार पूछते हैं कि बेटी ये सब क्या है, लेकिन बेटी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं होती है और इसके बाद मजबूरन जो ऋतु के पिता होते हैं वह ऋतु को वहां से अपने साथ ले जाते हैं। इधर यहाँ पर जो नीरज के घर वाले होते हैं वह नीरज को फोन करके इन सभी बातों के बारे में बताते हैं। तो उसके बाद जो नीरज होता है उसे भी अपनी पत्नी पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ओवरवेट होने के बावजूद भी उसने शादी में कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई थी, क्योंकि ऋतु का व्यवहार उसे बड़ा ही अच्छा लगा था। जब ऋतु और नीरज एक दूसरे से बात कर रहे थे तो वहां पर उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग नीरज को बड़ी अच्छी लगी थी और इसी वजह से उसने उससे शादी के लिए हामी भर ली थी। लेकिन आज जब ऋतु 4 महीने की गर्भवती है तो उसके बाद वह उसे बात तक भी करना पसंद नहीं करता और उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इसके बाद जो ऋतु होती है वह अपने मायके चली जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जो उसकी सौतेली मां होती है जैसे ही उसको यह बात पता चलती है तो वह उस पर टूट पड़ती है और खरी खोटी उसे सुनाने लगती है। ऋतु इन सभी बातों को सुनकर फूट फूट कर रोए जा रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा था। यहां तक कि उसकी जो सौतेली मां होती है वह बार बार उससे पूछने लगती है कि कौन है इसका पिता और तूने किसके साथ मुंह काला कराया है, लेकिन ऋतु कुछ भी नहीं बोल पाती है। इधर जो नीरज होता है वह अपने घर वालों के साथ रहता है, लेकिन वहीं पर जो उसके घर वाले होते हैं वह इस लड़की ऋतु को तलाक देने के लिए नीरज से कहने लगते हैं। अब नीरज इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है, लेकिन वह घर वालों की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इसे तलाक दे देते हैं। जब ये ऐसी है तो इसका इस घर में क्या मतलब। ऐसा कहकर वह तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे तलाक के नोटिस ऋतु के घर पहुंचते हैं, ऋतु उन्हें देखती है तो एकदम से बौखला सी जाती है और फौरन से नीरज के पास फोन मिला देती है। नीरज पहले तो उसका
उसका फोन नहीं उठाता था, लेकिन अब जो तलाक के नोटिस ऋतु के पास पहुंच गए हैं तो उसके बाद वो फोन उठा लेता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ। यहाँ पर जो ऋतु होती है उसे खूब मनाने की कोशिश करती है, लेकिन नीरज उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे तो तुमसे तलाक चाहिए और मैं तुमसे अलग रहकर रहूंगा। इसके बाद दोनों परिवार मिलकर इन दोनों का पंचायती रूप से फैसला करा लेते हैं और इसके बाद जो ऋतु होती है वह अपने घर रहने लगती है और यहाँ पर जो नीरज है वह अपने घर रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और जैसे ही इस बात को लगभग 5 महीने बीतते हैं तो उसके बाद ऋतु ने एक बेटी को जन्म दिया था। यहाँ पर नीरज के जो घर वाले होते हैं वह इस बात से शुक्र मनाते हैं कि चलो आफत टली, कोई बात नहीं, अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेंगे। इधर जो ऋतु के घर वाले होते हैं वहां पर जो ऋतु की सौतेली माँ है वह उस पर कहर बरसाने लगती है और छोटी छोटी बातों को लेकर उसे ताना मारने लगती और उसको घर की नौकरानी बनाकर रख देती है। ऋतु अपनी बेटी के साथ वहीं पर रहने के लिए मजबूर हो जाती है और इसके बाद ऋतु से कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं होता, क्योंकि सभी को पता है जो कुछ भी ऋतु के साथ हुआ है तो इसी वजह से कोई भी रिश्ता उसके लिए नहीं आता है। पिता ऋतु के इस बात को देखकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और जब भी वे अपनी बेटी का चेहरा देखा करते तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा आ जाया करता, लेकिन जैसे तैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो ऋतु होती है वो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है, लेकिन फिर भी चुपचाप रहकर अपने जीवन को वहीं पर व्यतीत कर रही है। वहीं पर रहकर वह अपनी बच्ची को पालने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जो नीरज होता है उसके लिए भी कई रिश्ते आते हैं, लेकिन नीरज को कोई लड़की पसंद नहीं आती और उसके बाद वह उन्हें रिजेक्ट करता हुआ चला जाता है। माता पिता इस बात को देखकर भी काफी ज्यादा हैरान है कि बेटे को कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वैसे इसमें कोई टुक लगी हुई है और उसके बाद ये लड़कियों को पसंद कर करके रिजेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि माँ बाबूजी, जब तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आएगी मैं भला कैसे उससे शादी कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर माता पिता भी चुप हो जाते हैं और नीरज अपने बिजनेस पर गौर देता रहता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल बाद एक दिन जो नीरज होता है वह अपने एक होटल के ऑफिस में बैठा हुआ था और वहीं पर बैठकर मोबाइल फोन चला रहा था। जब वह मोबाइल फोन चला रहा होता है तभी अचानक से स्क्रॉल करते हुए उसके सामने एक वीडियो आता है जो कि एक महात्मा का था और महात्मा कह रहा था कि अगर गलती हमारी है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और हमारी गलती की वजह से अगर किसी दूसरे को कोई भी दुख मिल गया तो यह बहुत ही गलत होगा। इस बात को सुनकर जो नीरज होता है वो थोड़ी देर तक सोच विचार में पड़ जाता है और सोच विचार करने के बाद वह एकदम से बेचैन सा हो जाता है। उसके बाद जो नीरज होता है वहां से जहां पर वह बैठा हुआ था सीधा अपनी गाड़ी उठाता है और गाड़ी उठाने के बाद अपनी पत्नी के मायके की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो ढेर सारी बातें सोच रहा था कि मैंने जो किया है वो बहुत ही गलत है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी पत्नी को मुझे अपने पास रखना चाहिए था। उसने ना जाने क्या क्या झेला होगा और उसकी जिंदगी अब कैसे व्यतीत हो रही होगी। ये सब कुछ सोचता हुआ वह अपनी गाड़ी को चलाता रहता है और चलाते चलाते वह सीधा ऋतु के मायके पहुंच जाता है, जहां पर ऋतु अपने घर के छोटे से गार्डन में सुबह सुबह के समय पानी दे रही थी। और जैसे ही यहां पर नीरज आकर ऋतु की तरफ देखता है तो पहले तो ऋतु उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसके बाद अपना सर नीचे की तरफ कर लेती है। अब इस बात को देखकर जो नीरज होता है वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद कहने लगता है कि ऋतु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस बात को सुनने के बाद जो ऋतु होती है वो उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता, बस उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। नीरज एकदम से ऋतु को अपने गले से लगा लेता है और इतनी देर में जो ऋतु के माता पिता होते हैं वह भी बाहर निकल आते हैं और यह सब कुछ देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो नीरज होता है वह ऋतु के माता पिता के पास जाता है और वहां पर जाकर उनसे भी माफी मांगने लगता है। कहता है कि माँ बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी गलती की सजा ऋतु ने भुगती है, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहाँ पर जो ऋतु के पिता हैं वो पूछने लगते हैं कि तुम्हारी गलती? बेटा कैसी गलती और कौन सी गलती? तुम्हारा तो इससे तलाक हो गया है ना, अब 4 साल बाद तुम आकर कौन सी गलती मांग रहे हो? तो इसके बाद जो नीरज होता है वह उन्हें बताने लगता है। कहता है कि दरअसल ये जो बच्ची है ये किसी और की नहीं, मेरी ही बच्ची है। अब इस बात को सुनकर माता पिता और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं बेटा वो कैसे? तो यहाँ पर जो नीरज होता है वह पूरी की पूरी सच्चाई को सभी के सामने बताने लगता है और नीरज बताता है कि दरअसल जब हम दोनों का रिश्ता तय हो गया था, क्योंकि शादी से 6 महीने पहले इनका रिश्ता तय हो गया था और 6 महीने तक इनकी सगाई चली हुई थी। ऋतु एक कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी और इस बारे में नीरज को भी पता था और दोनों ने एक दूसरे के फोटो देख लिए थे। इसके बाद एक दिन जब ऋतु अपने पेपर को देने के लिए कॉलेज जाती है तो उसी दौरान जो नीरज होता है वह उसे कॉलेज
के गेट पर मिलता है और ऋतु देखकर उसे पहचान लेती है। ऋतु उससे आंखें बचाकर जा रही थी, लेकिन तभी जो नीरज होता है वह उसे आवाज लगाकर रोक लेता है और कहता है कि कहां जा रही हो, वैसे भी कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद तो हम दोनों एक ही रहेंगे। इसके बाद जो ऋतु होती है वह नीरज से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और नीरज उसे वहां से एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, क्योंकि अभी पेपर होने में लगभग आधा घंटा बाकी था। आधे घंटे तक वह दोनों एक दूसरे के साथ कॉफी पीते हैं और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। यहाँ पर एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में भी जाना जाता है और इन दोनों को एक दूसरे का साथ बड़ा ही अच्छा लगता है। इसके बाद जो ऋतु होती है वह एग्जाम देने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके बाद एक दिन ये दोनों मिलने का तय करते हैं और यहाँ पर जो नीरज होता है एक होटल के अंदर ऋतु को ले जाता है और वहां पर इन दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसा होता है जो शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो दोनों तय करते हैं कि कोई भी इस बारे में अपने अपने घर वालों को नहीं बताएगा। लेकिन जैसे इस मुलाकात को 1.5 महीना बीतता है तो 1.5 महीने बाद जो ऋतु होती है वह नीरज को फोन करके एक बात बताती है, जिस बात को सुनने के बाद नीरज के एकदम से होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिलहाल वह ऋतु को आश्वासन देता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, पहले एक बार शादी हो जाने दो। इस बात को कहकर जो नीरज होता है वह बात को फिलहाल तो संभाल लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऋतु थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसके बाद धीरे धीरे उनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जो नीरज होता है वह अपने घर वालों को बताने वाला था कि इस तरह से ऋतु प्रेग्नेंट है और मेरा ही बच्चा है, लेकिन उससे पहले ही घर वालों को यह बात पता चल गई। और जब नीरज के घर वालों को यह बात पता चलती है कि बहू प्रेग्नेंट है, वो भी 4 महीने की, तो उसके बाद वो लोग उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये तो किसी और का बच्चा है और हम इसे बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। अब नीरज जब ये बात सुनता है तो उसे ये डर लगने लगता है कि पिताजी क्या कहेंगे और ये समाज वाले क्या कहेंगे कि शादी से पहले एक दूसरे से मिले थे। तो इसी वजह से वह चुपचाप रह जाता है और यहाँ पर जो नीरज के घर वाले होते हैं वह उसे ऋतु को तलाक देने के लिए कहने लगते हैं। जब वह उसे तलाक देने के लिए कहते हैं तो एक बार तो वो मन करता है उसका कि मैं मना कर दूं, लेकिन वह मना नहीं कर पाता है और इसके बाद दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और यहाँ पर जैसे ऋतु को पता चलता है कि नीरज उसे तलाक देना चाहता है तो उस टाइम पर भी वो फोन करके उसे मनाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर जो नीरज होता है वह पूरी बात से मुकर जाता है, क्योंकि अब उसके माता पिता ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो बहू घर के अंदर नहीं आएगी और इसी वजह से वह अपनी इस बात से पीछे हट जाता है। ऋतु उससे कहती है कि देखो ये तुम्हारा ही बच्चा है, किसी और का बच्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो नीरज होता है वो कहने लगता है कि मैं कैसे मान लूं मेरा बच्चा है, मैं तो तुमसे एक बार ही मिला था ना, एक बार में भला कहां से बच्चा पैदा हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर ऋतु को बड़ा ही बुरा लगता है और इसके बाद जो नीरज होता है वह उस फोन को काट देता है। ऋतु भी इस बात को सुनकर गहरे सदमे में हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। एक छोटी सी गलती की उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। माता पिता उसे बार बार तरह तरह की बातें सुनाया करते हैं और इधर पूरे समाज में उसकी थूथू हो गई है, लेकिन फिर भी वह चुपचाप इस बात को सहन करती है और यहां पर चुपचाप बनी रहती है। जब यह बात जो पिता होता है वह सुनता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बेटी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद जो ऋतु होती है वह अपने पिता की तरफ देखती है और पिता अपने हाथों को फैला लेता है और कहता है कि बेटी मुझे भी माफ कर देना। इसके बाद बेटी रोते हुए अपने पिता के गले लग जाती है और यहाँ पर जो सौतेली माँ होती है इन सभी बातों को सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि अब तक उसने काफी बार ऋतु को खरी खोटी बातें सुनाई हैं और इधर उधर की बातें जो उनके कानों तक आया करती थी उनको भी सौतेली माँ मिर्च मसाला लगाकर ऋतु को सुना दिया करती और ऋतु ने सभी बातों को चुपचाप रहकर सहा था। थोड़ी देर तक माहौल गमगीन हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो ऋतु के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो तुम यहाँ पर मेरी बेटी को लेने के लिए आ गए। तो उसके बाद जो नीरज होता है वो कहने लगता है कि बाबूजी आज मैं फोन में एक वीडियो देख रहा था तो वहां पर एक बाबा ने बताया कि अपनी गलती की वजह से अगर किसी को दुख मिले तो वो बहुत बड़ा पाप होता है और इस पाप का भागीदार हमें कभी भी नहीं बनना चाहिए। जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी गलती थी, मैंने ऋतु से मिलने के लिए कहा था, ये तो मना भी कर रही थी और उसके बाद जब परेशानी का सामना करना पड़ा तो मैंने ऋतु का साथ छोड़ दिया और उसने अकेले इन सब चीजों को सहन किया है। इस बात को कहकर जो नीरज होता है दोबारा से ऋतु से माफी मांगने लगता है। तो जो ऋतु होती है वो थोड़ी देर तक को सोचती है और अपने पैर पीछे की तरफ कर लेती है। इस बात को देखकर जो नीरज होता है वह ऋतु की तरफ देखने लगता है और कहता है कि ऋतु क्या हुआ, क्या कारण है जो तुमने पैर पीछे की तरफ हटा लिए। तो यहाँ पर जो ऋतु होती है वो कहने लगती है देखो तुम्हारी वजह से मेरा बहुत अपमान हुआ है और सभी लोग मुझे गलत निगाहों से देखा करते हैं। अब तो मैं जब ही जाऊंगी जब तुम सह सम्मान के साथ मुझे ले जाओगे, वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। पहले तुम ये बात अपने माता पिता को समझाओ और तुम्हारे माता पिता साथ आकर मुझे और मेरी बच्ची को ले जाएंगे तो ही मैं उस घर के अंदर रहूंगी, क्योंकि वहां पर लोग मुझे अजीब निगाहों से देखेंगे और अब भी जाकर तुमने ये बात नहीं बताई तो मैं
फिर किससे क्या कहूंगी। ऐसा कहकर ऋतु उसके साथ जाने से मना कर देती है और यहाँ पर जो नीरज होता है वह उसको सम्मान के साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद नीरज वहां से वापस अपने घर लौटता है और घर लौटने के बाद अपने माता पिता को अपने साथ बिठाकर उनसे कहने लगता है कि माँ बाबूजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके बाद उसके माता पिता उसके पास बैठ जाते हैं और यहाँ पर जो नीरज होता है वह पूरी की पूरी कहानी की क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, वो सारी बातें नीरज अपने माता पिता को बता देता है। जब माता पिता ये बात सुनते हैं तो उन्हें भी ऋतु पर बड़ा ही तरस आता है और वह अपने बच्चे को धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम उसी समय हमें बता सकते थे, ये सब कुछ बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता और हम बात को अपने आप संभाल लेते। लेकिन यहाँ पर जो नीरज होता है वह उनसे माफी मांगता है, कहता है कि माँ बाबूजी मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा है कि अगर मुझे ले जाना है तो साथ में अपने माता पिता को भी लेकर आओ और मैं सम्मान के साथ उस घर में जाना चाहती हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो गलती मैंने की है उस गलती को सुधारने के लिए आप मेरे साथ चलो और मेरी पत्नी को बाइज्जत यहाँ पर ले आओ और मेरी बच्ची भी काफी बड़ी हो गई है, उसका पूरा बचपन हमसे छिन गया है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहकर वह अपने माता पिता को मना लेता है और उसके बाद नीरज के माता पिता भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ से वो सभी लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद सीधा ऋतु के मायके पहुंच जाते हैं। ऋतु के मायके में वो सभी लोग भी तैयार होते हैं क्योंकि नीरज ने पहले ही फोन कर दिया था। और यहाँ पर जाने के बाद जो ऋतु के सास ससुर हैं वो लोग उससे माफी मांगने लगते हैं क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि ऋतु प्रेग्नेंट है तो उन्होंने भी उसको खरी खोटी सुनाई थी और बीच के समय में जब उन दोनों का फैसला हो रहा था तो वहां पर भी कुछ ऐसी बातें निकल गई थी। इन सभी बातों को सुनने के बाद ऋतु एकदम से चीख चीख कर रोने लगती है और फूट फूट कर रोते हुए जब उसको पूरे परिवार देखते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि क्या हुआ। लेकिन तभी नीरज समझ जाता है कि इसका बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है और इसी वजह से ये फूट फूट कर रो रही है। उसके बाद नीरज उसे शांत कराता है और शांत कराने के बाद कहने लगता है कि अब तो तुम मेरे साथ चलोगी ना। तो इस बात को सुनकर ऋतु मुस्कुरा जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। यहां से दोबारा वो लड़की अपने घर से विदा होती है, वह भी अपनी 4 महीने और 4 साल की बेटी के साथ। सभी लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद ऋतु अब बाइज्जत अपने ससुराल के अंदर रहा करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल के समय में ऋतु और नीरज को एक लड़का भी हो चुका है और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर एक लड़की की गलती ना होते हुए भी उसने सारी सजा भुगती, लेकिन अंत के दर्जे उसके साथ सही हुआ और वो फिलहाल अपने घर के अंदर अच्छी तरह से रह रही है, वह भी इज्जत के साथ। आप क्या कहना चाहते हो ऋतु के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो नीरज के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो इनके माता पिताओं के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।